हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यह गवर्नमेंट बजट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के बच्चों के लिए। इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो चाहे वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हो। तो भाई एक ही वीडियो के अंदर मैं पूरा का पूरा गवर्नमेंट बजट आपको करा दूंगा, सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर कवर हो जाएंगे। शुरू से एंड तक देखना, आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक ही बार में समझ आ जाएगा। माय नेम इज सर्च थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास नोट्स का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक ऐसे नोट्स आपके पास हो जो आप किसी भी टाइम कभी भी उन्हें पढ़ सकते हो और काफ़ी ज़्यादा वो कन्वीनियंट रहे आप लोग के एग्जाम के लिए। तो भाई इकोनॉमिक्स क्लास 12th के मैंने नोट्स बना दिए हैं इस साल के, जो कि 2024-25 के लिए रहने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स हैं, हर एक चीज़ को अच्छे समझाया गया, ब्रीफ में समझाया गया। सारे टॉपिक्स अंदर कवर होंगे आपके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी और इंडियन इकोनॉमी के भी। पीडीएफ फॉर्म में आपके अवेलेबल हो जाएगी, आप कहीं भी इसको ओपन करके पढ़ सकते हो बहुत इजीली। बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करी गई है और एज पर न्यू सिलेबस 2024-25 है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर कवर्ड है। ठीक है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं नोट्स, और क्विक रिवीजन में आप लोग की बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। अभी से इनको पढ़ना शुरू करोगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ 149 में नोट्स अवेलेबल है। एक पिज्जा के प्राइस में आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जिससे आपको इकोनॉमिक्स एग्जाम का जो स्कोर है वो डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो सकता है। तो भाई जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, 8800797333 ये मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है। मुझे यहाँ पे कनेक्ट करो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा सिर्फ और सिर्फ एक पिज्जा के प्राइस में। ओनली ₹149 में आपको शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं इकोनॉमिक्स के, जिससे आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों चैप्टर की तरफ। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब ये चीज समझो कि एक गवर्नमेंट बजट होता क्या है भाई। अ गवर्नमेंट बजट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ऑफन रेफर्ड टू एज अ फिस्कल और फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये है कि सरकार के जो भी खर्चे होंगे बच्चों, सरकार के जो भी एक्सपेंडिचर और जो भी रिसीट्स हैं, उसके एक स्टेटमेंट को ही हम बोलते हैं बच्चों गवर्नमेंट बजट। ठीक है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रिसीट्स के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। की सरकार के पास कितना पैसा आएगा साल भर में और कितना पैसा यूजुअली जाएगा। अब बेसिकली होता क्या है, अगर पैसा ज्यादा आता है और जाता कम है तो बेसिकली हम बोलते हैं कि जो बजट है वो सरप्लस हो जाता है। यानी कि मान लो सरकार के पास 100 रुपए आए और सरकार ने 80 खर्च कर दिए, इसका मतलब सरकार के पास 20 रुपए बच गए। ये सरकार का जो बजट है वो पॉजिटिव रहा है, सरकार के पास ज्यादा पैसे थे और कम खर्चा किया है। कई बार क्या होता है, बजट नेगेटिव हो जाता है, सरकार के पास आए 80 रुपए, सरकार ने खर्च दिए 100 रुपए, तो सरकार का जो बजट है वो डेफिशिट में चले जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो बजट होता क्या है, बेसिकली बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का एक एनुअल स्टेटमेंट है, तो भाई रिसीट्स दो टाइप के होते हैं। सरकार दो तरीके से पैसा रिसीव करती है, एक होता है रेवेन्यू रिसीट, एक होता है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट्स होती है जिनसे ना कोई सरकार का असेट रिड्यूस होता है, ना कोई लायबिलिटी बनती है। देखो बच्चों, बेसिकली होता क्या, अगर हमारे पास पैसे आते हैं ना तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो हम पैसे कमाएं, या फिर अपना कोई असेट बेच दे, अपना कोई सामान बेच दे, या कोई लोन ले ले। यही तरीके होते हैं पैसा आने के। तो सरकार के पास भी यही तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, रेवेन्यू रिसीट। इसमें ना कोई सरकार का असेट बिकता है, ना कोई लायबिलिटी बनती है, यानी कि सरकार की इनकम है ये। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, ना कोई असेट रिड्यूस हुआ और ना कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई। तो बच्चों इसके अंदर दो चीजें आती हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। सरकार दो तरीके से रेवेन्यू रिसीट करता है, टैक्स रेवेन्यू से और नॉन टैक्स रेवेन्यू से। टैक्स रेवेन्यू बच्चों डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो एक पेयर डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब बच्चों डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो एक पेयर बेसिकली डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करता है, इनडायरेक्टली पे करता है, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। ऑल दीज टैक्सेस आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो सरकार का पहला रेवेन्यू हो गया बच्चों टैक्स रेवेन्यू, जो कि सरकार टैक्स से पैसा कलेक्ट करती है। इसके अलावा सरकार बिना टैक्स के भी कुछ पैसा कलेक्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें सरकार का फीस, गवर्नमेंट स्कूल की फीस, कॉलेजेस की फीस, फाइन्स हो गए जो सड़क पे ये चालान वगैरह काटते हैं, फाइन्स लेते हैं, पेनल्टीज हो गई, ये सब इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा सरकार की खुद की कंपनीज होती है जिनको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं, उनका प्रॉफिट हो गया। एस्टीट हो गया, कोई प्रॉपर्टी का वारिस नहीं था तो सरकार की वो प्रॉपर्टी हो जाती है। डिविडेंड हो गया, सरकार ने कहीं पैसे इन्वेस्ट करते उस पर सरकार को डिविडेंड मिल रहा है। तो ये सब बच्चों नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हम लोग गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट्स को निकाल सकते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स क्या हुए, जिनसे ना कोई असेट रिड्यूस हुआ, ना कोई लायबिलिटी बनी। इसका उल्टा होता है बच्चों कैपिटल रिसीट, जिसमें या तो सरकार अपना कोई असेट रिड्यूस करता है या कोई लायबिलिटी क्रिएट करती है। ठीक है, अपना कोई असेट बेच दिया, असेट बेचने को बच्चों डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मान लो सरकार ने अपनी कोई कंपनी बेच दी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेच दिया, या कोई असेट बेच दिया, कोई स्कूल बेच दिया, कॉलेज बेच दिया, कोई ऐसा सेक्टर बेच दिया जो सरकार का था, तो हम उसको बोलेंगे बच्चों डिसइन्वेस्टमेंट। इससे सरकार का असेट कम हो गया, तो ये कैपिटल रिसीट की कैटेगरी में आता है।
इसके अलावा सरकार ने अगर कहीं से लोन लिया है तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है सरकार के लिए, बोरोविंग्स, ये भी एक तरह का कैपिटल रिसीट है। तो कैपिटल रिसीट क्या होगा, या तो कोई असेट कम किया है या कोई लायबिलिटी लोन वगैरह लिया है। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोविंग्स इसके एग्जाम्पल है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ रहा है। अब आते हैं सरकार के एक्सपेंडिचर की तरफ। भाई सरकार जो पैसे कमाती है तो सरकार खर्चा भी करेगी ऑब्वियसली। तो सरकार दो तरीके से खर्चा करती है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि सरकार ने खर्चा किया लेकिन सरकार का कोई असेट नहीं बना और कोई लायबिलिटी भी कम नहीं हुई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट एनी असेट नो रिड्यूस एनी लायबिलिटी। मान लो हम लोग अगर कोई पैसा खर्च करते हैं बच्चों, हमने कोई पैसा खर्च किया, मैं बाहर गया, मैंने गन्ने का जूस पी लिया, तो भाई गन्ने का जूस पीने से ना कोई असेट बना ना कोई लायबिलिटी कम हुई। तो ये एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इसके अलावा अगर मान लो मैं बाहर गया, मैंने बाइक ले ली, स्कूटी ले ली, गाड़ी ले ली, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसमें हमारा एक असेट बन रहा है। या फिर सरकार अपना कोई लोन रिपेमेंट करती है तो भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। यानी कि जिससे ना कोई असेट बन रहा है ना कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और रिड्यूस हो रही है, उसको हम बोलते हैं बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें सब्सिडी, स्कॉलरशिप, राशन की दुकानें, ये सब चीजें सरकार देती है, बदले में सरकार को कोई एसेट भी नहीं मिलता है और सरकार का कोई लोन भी कम नहीं होता है। ठीक है, सब्सिडीज आपको पता है क्या होती है, बेसिकली हम छूट दे देते हैं, चाहे सिलेंडर पे सब्सिडी दे दो गरीबों के लिए या खाने पे दे दो सब्सिडी। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स होती है, स्कूल में स्कॉलरशिप दे दो, कॉलेज में दे दो ताकि बच्चे आगे पढ़ पाएं। राशन की दुकानों के बारे में आपने सुना होगा, कम दामों पे ये लोग गुड्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, गुड्स बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। इसमें वीट, राइस, पल्सेज, ये सब चीजें आती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिनसे या तो सरकार को कोई एसेट बनता है या कोई लायबिलिटी कम हो जाती है। यानी सरकार ने कोई पेमेंट करी और उस पेमेंट से अगर सरकार का कोई असेट बन गया है, कोई असेट बन गया है या कोई लायबिलिटी कम हो गई है बच्चों, तो हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका एग्जांपल है रीपेमेंट ऑफ लोन। सरकार ने अपना कोई लोन रीपेमेंट कर दिया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। इसके अलावा सरकार ने अगर स्कूल, डैम, बिल्डिंग, ब्रिजेस ये सब बनाए हैं, कंस्ट्रक्शन किया इन सबका, तो इनसे सरकार का असेट बनता है, इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव्स की तरफ कि सरकार बजट बनाती ही क्यों है। यार खुद से सोचो कि इंडिविजुअल लेवल पे भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने फाइनेंशियल्स को कंट्रोल करना, अपनी इनकम को देखना, अपने खर्चों को देखना, उस हिसाब से अपनी लाइफ को चलाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक इंडिविजुअल लेवल पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरकार तो पूरा देश संभाल रही है, उसके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बजट को संभालना। तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के, सबसे पहला होता है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एलोकेट किया जाए ताकि मिडिल क्लास और पुअर क्लास वाले लोगों को भी गुड्स मिल पाए। इसके लिए सरकार क्या करती है, बेसिकली सरकार ये करती है कि खुद से गुड्स को प्रोड्यूस करने लगती है, खुद से गुड्स को प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन करती है और राशन की शॉप्स ओपन करती है ताकि सबको गुड्स मिल पाए। या फिर फार्मर से सब्सिडाइज प्राइस पे खरीद के उनके अच्छे दामों पे खरीद के और आगे सब्सिडाइज रेट पे लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, कम कीमतों पे मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोगों को रिसोर्सेज को एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, मिडिल क्लास में यहाँ पे बच्चों में लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सरकार का वो होता है रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज। इनकम इनइक्वालिटीज को भी कम करना होता है। इंडिया में क्या होता है बच्चों, अमीर बंदा अमीर होता रहता है और जो गरीब है वो गरीब होता रहता है। तो उस गैप को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, जो लोग रिच होते हैं उनसे ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करती है और जो लोग पुअर होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज देती है ताकि जो गैप है वो इनके बीच का कम हो जाए। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा है ना। इसके अलावा सरकार की खुद की भी कंपनीज होती है जिनको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं। उसका मैनेजमेंट करने के लिए, उसकी इनकम को, उसके एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए भी सरकार को बजट बनाना पड़ता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल का, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रही है इंडिया के अंदर। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए भी सरकार को बजट बनाना पड़ेगा। सरकार जब डैम बनाएगी, बिल्डिंग बनाएगी, स्कूल बनाएगी तो काफी सारे लोगों को उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, चाहे वो लेबर हो गया, चाहे वो इंजीनियर हो गया, बहुत सारे लोगों को सरकार एम्प्लॉयमेंट दे देती है बजट के थ्रू। So these four are the basic objectives of government budget and these are the main objectives of government budget। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके अलावा कुछ सब्सिडाइज भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो अपनी बुक से एक बार पढ़ सकते हो। ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों मेजर्स ऑफ बजट पे कि सरकार का जो बजट है वो कैसा रहता है। अगर सरकार के एक्सपेंडिचर और रिसीट्स दोनों बराबर है तो हम उसको बोलेंगे बैलेंस बजट, यानी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रिसीट्स दोनों बराबर है। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट कम है, तो उसको बोलेंगे डेफिशिएट बजट, सरकार को लॉस हो रहा है। अगर एक्सपेंडिचर कम है, रिसीट्स ज्यादा है, तो हम बोलेंगे सरप्लस बजट है। ठीक है, देखो अगर बैलेंस बजट है और सरप्लस बजट है तो कोई दिक्कत नहीं इकोनॉमी में, लेकिन अगर डेफिशिएट बजट है तो दिक्कत है। अगर सरकार अपने खर्चे ज्यादा करेगी और अपने रिसीट्स को कम लेगी तो सरकार को लोन लेना पड़ता है बेसिकली। आप खुद सोचो कि सरकार ने 100 रुपए खर्च कर दिए और कमाए 80 रुपए। भाई 100 रुपए का एक्सपेंडिचर किया और इनकम में सरकार के पास आ रहे सिर्फ 80 रुपए, तो सरकार 20 रुपए कहां से लेके आएगी, सरकार लोन ही तो लेगी।
अगर यही साल भर साल चलता रहा तो सरकार के ऊपर लोन बढ़ता रहेगा और लोन पे इंटरेस्ट भी पे करना होता है, तो हमारी इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। इसलिए जो डेफिशिएट्स होते हैं इनको कंट्रोल करना पड़ता है। जो डेफिशिएट्स होते हैं बच्चे वो 3 तरीके के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू डेफिशिएट, एक होता है फिस्कल डेफिशिएट, एक होता है प्राइमरी डेफिशिएट। रेवेन्यू डेफिशिएट वो होता है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की वजह से होता है। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा होते हैं तो हम रेवेन्यू डेफिशिएट हो जाता है। इसका फॉर्मूला भी यही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। फिस्कल डेफिशिएट कब होता है? जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज़्यादा होते हैं। और प्राइमरी डेफिशिएट कब होता है? फिस्कल डेफिशिएट में से इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दो तो प्राइमरी डेफिशिएट निकल जाता है। मैं आपको न्यूमेरिकली समझाता हूँ ये क्वेश्चन ना। अब बच्चों मैं आपको न्यूमेरिकली समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि सरकार के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना वो 100 के हैं और जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो 50 है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है बच्चों 150 और कैपिटल रिसीट्स हैं 200। इंटरेस्ट जो सरकार को पे करना है लोन के ऊपर, इंटरेस्ट पेमेंट, वो है 50 रुपए का। कितना है बच्चों? वो 50 रुपए का। आपको बोला है कि इसमें सरकार का रेवेन्यू डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट और प्राइमरी डेफिशिएट तीनों को तीनों कैलकुलेट कर दो। रेवेन्यू डेफिशिएट, कैपिटल डेफिशिएट और प्राइमरी डेफिशिएट। तो अब करना कैसे, क्वेश्चन को यहाँ पे समझो, करना कैसे आप लोगों को इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लोग को सरकार का रेवेन्यू डेफिशिएट निकालना होगा। रेवेन्यू डेफिशिएट कैसे निकलता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने हैं सरकार के? 100 और रेवेन्यू रिसीट कितने के? 50 के। तो सरकार को रेवेन्यू डेफिशिएट 50 करोड़ का है अगर डेटा करोड़ में है तो। और अगर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल डेफिशिएट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट यानी कि टोटल रिसीट्स। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने के बच्चों? 100 के। कैपिटल एक्सपेंडिचर है 150 के। रेवेन्यू रिसीट है हमारे पास 50 की और कैपिटल रिसीट है हमारे पास 200 की। ठीक है, तो हो जाएगा बच्चों 250 माइनस 250। इस केस में सरकार का एक्चुअली में कैपिटल डेफिशिएट कोई है ही नहीं। प्राइमरी डेफिशिएट निकालेंगे। देखो अगर कैपिटल डेफिशिएट ही नहीं है तो यूजुअली प्राइमरी डेफिशिएट होता नहीं है, लेकिन फॉर्मूला मैं आपको बताया था, फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिशिएट कितना था बच्चों? 0 था और इंटरेस्ट पेमेंट कितनी करी सरकार ने? 50 की, तो माइनस 50 रहा है प्राइमरी डेफिशिएट। ऐसा कोई डेफिशिएट हुआ नहीं है इस क्वेश्चन में क्योंकि सरकार के जो टोटल रिसीट थे वो बराबर थे टोटल एक्सपेंडिचर के। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया लग जाएगा। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ आ गया। इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आ रही है आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो किसी भी चैप्टर में। मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूंगा ही करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।